अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत और इदारों के दरमियान तसादुम और टकराव की सूरत हाल पैदा हो रही है और अब जो पाकिस्तान को ठहराव दरकार है, लगता है कि वो ठहराव नहीं आने वाला। अब से थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस ले लिया है सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पगड़ियाँ उछाली जाएंगी, फुटबॉल बनाया जाएगा पगड़ियों का। लेकिन मामला सिर्फ सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तलाल चौधरी, सेनेटर तलाल चौधरी मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सेनेटर फैसल वाडा, वफाकी वज़ीरे इत्तलात अता तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीरे कानून, उसके अलावा ओन चौधरी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और मुस्तफ़ा कमाल, ये गुज़श्ता 48 घंटे में ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई किसी मुअज़्ज़ज़ जस्टिस का, किसी भी हाई कोर्ट के, उनका ख़त लिखना जो है वो इस ज़ुमरे में आता है कि उनके कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा सके और इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजा जा सके। क्योंकि इन तमाम अशख़ास जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ हो सकता है। इन्होंने इस मामले के ऊपर रेफरेंस की भी बात की है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देखने की हिदायत भी की है के हवाले से जो है वो सवालात उठाए। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि क्या कोई जज दोहरी शहरियत रख सकता है। ये तमाम सवालात उठाए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तमाम नज़रें मरकूज थीं, जहाँ पर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नैब तरमीम केस में पेश होना था। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो अदालती कार्रवाई 184(3) के तमाम मुकदमात, अवामी नौयत के, अवामी अहमियत के तमाम मुकदमात जिनको लाइव नशर किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अचानक आज वो तमाम मामला सेंसर हो गया। ये किसने किया और पाकिस्तान में ये जो महाजराई की कैफियत है ये किस तरफ जाएगी? पहले मैं आपको आगाज़ में सुनवाना चाहता हूँ वो गुफ्तगू सेनेटर फैसल वाडा की जो उन्होंने की, जिसकी बुनियाद 3 रुकनी बेंच जो है वो कल कहा जा रहा है कि समाअत करेगा। कुछ ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि बेंच को असर नौ तश्कील दिया जा सकता है। इसमें नईम अख्तर अफगान साहब, जस्टिस इरफान सादत और सरबराही जो है वो बेंच की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब ने खुद करनी है। फैसल वाडा ने जो गुफ्तगू की थी वो सुनिए। मसला ये है कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, कुछ सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की। वरना तो मैं भी फोन उठा के कहूं कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान से बड़ा तो नहीं है, ये पाकिस्तान किसी के बाप का तो है नहीं। इस तरह की इंफॉर्मेशन सच्ची है कि आप शवाहिद रखे सामने। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे, पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। और आज इन रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए ये कहा कि क्या अब आप अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए जजेस के ख़िलाफ़ ये इंसल्टिंग रिमार्क्स दिलवाएंगे? इस किस्म की बातें जो हैं वो गुफ्तगू और हमले किए जाएंगे अदलिया पर। और उसके चंद ही घंटे के बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। लेकिन मामला, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है। आज मुस्तफ़ा कमाल MQM के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी लगभग इसी किस्म की कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा सुनिए। सोशल मीडिया पे और मीडिया पे मुबैना तौर पर हम ये सारी तफसीलात देख रहे हैं। क्या कोई दोहरी शहरियत रखने वाले फर्द को जज होना चाहिए? आप इतनी पावरफुल कुर्सी है आपकी कि आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं। एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी सोच नहीं सकता कि वो पैसे खर्च किए बगैर इंसाफ ले सके इस मुल्क में। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अगर कहीं जुल्म है तो वो हमारी अदालतों के पास है। और आज नैब तरमीम केस में सबने देखा कि जिस वक्त कार्रवाई चल रही थी वहाँ पर कैमराज, फ़ोन्स ले जाने पर पाबंदी थी। और इसके अलावा इस कार्रवाई को जिस तरीके से यूजुअली लाइव नशर किया जाता है वो भी नहीं किया जा रहा था। लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की एक तस्वीर लीक हुई और उसके बाद चंद मज़ीद तस्वीर सामने आई जिसके ऊपर अदालत जो है उसने सख्त रिमार्क्स भी दिए। इसके हवाले से सुना है कि कुछ तहकीकात और ये मामला भी चल रहा है और पाकिस्तान का ये जो मंजरनामा है इस पर गुफ्तगू होगी आज के प्रोग्राम में। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ एहसान साहब, माहिर कानून हैं। इसके अलावा मुझे स्टूडियोज़ में ही ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राजा
आमिर अब्बास साहब माहिर कानून हैं। इसके अलावा मुझे बशारत राजा साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, ABN न्यूज़ के लिए सीनियर रिपोर्टर हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो बशारत राजा साहब से करेंगे। राजा साहब, हम ज़ाहिर है कि इस पूरे मामले को जो है ओवरऑल इस प्रोग्राम में देखेंगे, लेकिन मामला हमने शुरू करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कैसे हुआ कि जो मुकदमा लाइव नशर किया जा रहा था इससे पहले भी, उसको लाइव नशर नहीं किया गया सोशल मीडिया के जरिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकी साहब। समाअत जब शुरू हुई तो उस वक़्त चल रहा था मुकदमा, तो ये कहा जा रहा है, जो मेरी ख़बर है कि जो बेंच के बाकी मेंबरान हैं उन्हें शायद इस हवाले से पता नहीं था कि ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है या नहीं हो रही है। उन्हें उस वक़्त पता चला कि जब एक खैबर पख्तूनख्वा से तल्लक रखने वाले एक वकील ने रोशन पर जाकर कहा कि चीफ जस्टिस साहब, बेंच की ये जो समाअत हो रही है ये लाइव इसकी स्ट्रीमिंग नहीं हो रही, बराह रास्त नशर नहीं हो रही, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कुर्सी पर बैठ जाएँ। तो साथ बैठे जस्टिस अतनुल्लाह ने कहा, उन्होंने कहा कि पुल्लू के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। एक तो ये, और सुबह जब समाअत शुरू हुई तो उससे पहले ये हम तक खबर पहुंची थी कि इस केस की समाअत बराह रास्त नशर होगी। जो मेरे सुप्रीम कोर्ट के जो ज़राए थे उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि इसकी समाअत जो है वो बराह रास्त होगी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि बेंच जो फैसला करेगा, इसको कंडीशन कर दिया गया था उसके साथ कि इसकी समाअत होगी। आपको याद होगा कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना की समाअत हो रही थी, उस वक्त 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी कि वो कमेटी फैसला करेगी कि कौन से केसेस की समाअत जो है बराह रास्त करनी है। लेकिन मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हुए कि 184(3) के तहत जितने भी केसेस बेंच नंबर 1 में ज़ेर समाअत थे वो सारे लाइव होते रहे, उनकी लाइव कवरेज होती रही, लाइव बराह रास्त नशर होते रहे। लेकिन आज कल जब इस पिछली समाअत जब इस पर थी तो वो भी बराह रास्त नशर हो रही थी, लेकिन आज हैरानकुन तौर पर यह फैसला किया गया। हालांकि मैंने रात को ये पता किया था कि क्या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको कोई दरख्वास्त दी गई है कि इसको बराह रास्त नशर न किया जाए, तो मेरे ज़राए ने बताया था ऐसी कोई दरख्वास्त उनके पास नहीं थी कि इसको बराह रास्त नशर न किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के अपना फैसला था और चीफ जस्टिस का अपना फैसला था कि इसको बराह रास्त इसकी जो है हमने नशरियात नहीं कर। सही। हाफिज एहसान खोखर साहब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, आइन की जामिन, आइन की मुहाफिज, उस अदालत ने अपनी कार्रवाई को खुद ही सेंसर कर दिया। कोई इसकी तौजी, रीजनिंग, लॉजिक, क्या थॉट प्रोसेस होगा आपके ख्याल में कि जिसकी वजह से इस कार्रवाई को नशर करना मुनासिब नहीं समझा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पहले तो इस सारी चीज़ का एक पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा एक शख्स को जो अडयाला जेल के अंदर है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटी दी कि आप इस प्रोसीडिंग्स को देखें और प्रोसीडिंग्स को देख के जो भी आपने इस पर कहना है वो करें। और ये जो चीज़ आई है, मेरा ख्याल ये है कि ये एक नई विंडो भी खुली है कि जिस तरह भी आपने इशारा किया कि अगर एक तरफ लाइव ट्रांसमिशन एक तरफ जा रही है तो इस प्रोसीडिंग्स की भी आज की होनी चाहिए थी। दूसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो आपने देखा कि जब परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर आया था तो बहुत सारे इफ़ एंड बट्स खड़े कर दिए गए थे कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इंटरनेट चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस होती है कि नहीं होती। और बहुत सारा ऐसा मटेरियल आया कि जिससे हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है उसको भी अंडरमाइन करने की कोशिश की गई कि नहीं जी पता नहीं क्या उस चीज़ का होगा। और सब ने आज देखा कि जो 11:30 बजे जो है वो सारा प्रोसेस जो था वो उसी तरह चला और उसके अंदर वीडियो लिंक पे प्रोसीडिंग्स भी आई, इंटरेक्ट भी हुआ। अगला जो आपका सवाल ये है कि क्या एक जो कंटिन्यूटी चल रही थी इस प्रोसीडिंग्स के अंदर वो होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को, और स्पेशली इस केस के अंदर उन्होंने इसको लाइव स्ट्रीम किया था और लोगों ने देखा था, तो आज भी अगर इसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती तो उसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। और वो अगर कुछ कहना चाहते थे तो बिल्कुल उन्हें मौका मिलना चाहिए था, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। और वो इम्पॉर्टेंट केस ये है कि बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जब वो थे तो उन्हें इन्हीं नैब अमेंडमेंट्स के लिए उन्होंने 2 ऑर्डिनेंस किए थे 2019 के अंदर, और उसके अंदर बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग व्यू था कि ये नैब जो है इसने पाकिस्तान की गवर्नेंस सिस्टम को, इसने पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ा डैमेज किया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि अगर नैब को आपने इनकी पास को कर्टेल ना किया या इसको एक दूसरे एंगल की तरफ लेके ना आए तो ना पाकिस्तान के अंदर बिजनेस बढ़ सकता है
और ना पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेट है वो काम करेगा। और उस पर भी जब 2 ऑर्डिनेंस आए तो बहुत सारे लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया गवर्नमेंट को कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब PDM की गवर्नमेंट आई तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 2/3 अमेंडमेंट्स ऐसी थी कि जो PTI ने अपने दौर के अंदर की, और डेफिनेटली बीइंग ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो है उन्हें अपना केस को एक्सप्लेन करना चाहिए। और जो लास्ट हेयरिंग थी उसके अंदर भी ये ऑब्जर्वेशन आई थी कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर या एक ऐसी गवर्नमेंट जिसने बताते खुद वो 2 ऑर्डिनेंस किए थे, तो किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने सारी जो अमेंडमेंट्स तकरीबन 27 के करीब थे उन्हें चैलेंज किया था। तो ये इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि आज जो प्रोसीडिंग्स थी वो सिर्फ जो गवर्नमेंट के लॉयर्स थे या जो इस केस को हारे हुए थे उन्होंने इसकी एक ओपनिंग करनी थी, और जब उनकी बारी आएगी तो डेफिनेटली जो उनका स्टैंस है इस सिचुएशंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनेगी। लेकिन बहुत अच्छा था इस चीज़ के अंदर के बजाय ये है कि हम अब इफ़ एंड बट की बात कर रहे हों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करती और इसको दिखाने के अंदर जो है वो कोई मजायका नहीं है। और आज जो हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि पता नहीं चीफ जस्टिस की क्या डिस्क्रिप्शन थी, मैं समझता हूँ कोई ना चीफ जस्टिस की इलविल थी ना कुछ के अंदर ऐसा आप कह सकते हैं कि उन्होंने किया इस चीज़ के अंदर, लेकिन कर लेते तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा था और ये जो आज क्वेश्चन आए हुए हैं इनकी नौबत नहीं आनी थी। नहीं, लेकिन अब राजा आमिर बास साहब आप बताइए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, पाकिस्तान जो है वो उसमें एक आइन की किताब मौजूद है, उसमें कुछ हुकूक दर्ज हैं, उसमें मीडिया की आज़ादी, आज़ादी इज़हार राय, बेसिक ह्यूमन राइट्स ये तमाम मौजूद हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आइनी अदालत है, उसमें सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत है, 5 इंतहाई मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हुए हैं। और वही अदालती कार्रवाई जो है अगर वो नहीं चलती, वो नहीं चलाई जाती, वो नहीं दिखाई जाती, इसका मतलब ये इसका लोकली तो मैसेज एक है, सबको मालूम है, इसका तो इंटरनेशनली भी एक ऐसा मैसेज गया होगा कि पाकिस्तान एक ख़ास किस्म के फेज़ से गुजर रहा है जिससे निकलना शायद पाकिस्तान की या पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत भी बेबस है इस मामले में। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो अभी बात की कि जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि जी एक शख्स एडियाला में बैठा हुआ है और उसको कोर्ट प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनाया गया। सबसे बड़ी बात है कि वो एक शख्स नहीं है, वो शख्स वो है कि जो कि पटिशनर है, जिसकी ये पटिशन थी, जिसका ये मैटर था, जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, ठीक है, उनकी पटिशन थी। और जब ये पहली हेयरिंग हुई थी 2 रोज़ कबल, तो वहाँ पे ये बात हुई तो जो जजेस थे इस व्यू के थे कि पटिशनर को सुने बगैर, क्योंकि ये कोई रिव्यू नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कि जिसमें सिर्फ कोई लॉ पॉइंट डिस्कस होता है, जो अपील होती है वो एक कंटिन्यूटी होती है अपनी पटिशन की। तो अगर पटिशनर को आपने सुनना नहीं है, और दूसरी साइड पे अनफॉर्चुनेटली हमें क्या नज़र आया कि जी जो नैब का अदारा है जिसके पर काटे जा रहे थे या जिसकी पावर्स कम की जा रही थी, जिसको रेगुलेट किया जा रहा था, वो आके कहता है कि जी मुझे तो हमारा स्टांस वो होगा जो वफाकी हुकूमत का होगा। वफाकी हुकूमत से पूछा जाता है आपका स्टांस क्या होगा, वो ये कहते हैं कि जी हम तो अपीलों की हमायत करेंगे। सूबों से पूछा जाता है, माँ सिवाय KP के तमाम सूबे कहते हैं जी हम भी वही करेंगे जो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। तो ऐसी सूरत हाल में अगर पटिशनर भी ना हो, उसके वकील तो थे नहीं, और पटिशनर ने खुद रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इन पर्सन हेयरिंग का मौका दिया जाए, तो दुनिया की फिर कोई भी जो जुरिस्प्रूडेंस है वो इस फैसले को नहीं मानती अगर उनकी गैर हाजिरी में ये केस चलता। तो ये वो वजह थी कि उनको लाना पड़ा, इसमें प्रोसीडिंग का हिस्सा लाना पड़ा, क्योंकि इसके बगैर मैं समझता हूं कि ये प्रोसीडिंग्स आइन और कानून के मुताबिक ना होती। नंबर 2 जो बात है कि जी अब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई, नाउ हियर इज समथिंग कि जी लाइव स्ट्रीमिंग जैसे इन्होंने कहा कि जी होनी चाहिए थी, यकीनी तौर पे होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी ही स्टांस को नेगेट करते हैं, जब आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और एक ऐसा केस जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोग चाह रहे थे कि वो इस केस की प्रोसीडिंग को सुने, इस केस को वो देखना चाह रहे थे, उसमें अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाती ऐन मौके पे, अब मुझे नहीं पता है कि उधर जेल से जो आ रही थी क्या वो सिर्फ वीडियो थी या उसमें कोई ऑडियो भी दिया गया कि जी अगर वो कुछ बीच में कहना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब
केस चलता है तो दोनों फ्री कैन में से कुछ ना कुछ कहा जाता है, ये नहीं होता कि एक साइड मुकम्मल खामोश हो जाए। उनका माइक बंद था राय साहब। अच्छा, हाँ, वो अवेलेबल था, यही इतला है। माइक बंद था, वो सिर्फ बात सुन सकते थे। वो इसलिए कि जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उनसे मुखातब होकर के बानिया चेयरमैन PTI वो जब मखदूम अली खान दलाल दे रहे थे तो आप ये निकात नोट करें, हम आपसे जवाब मांगेंगे। उन्होंने फिर मुस्कुराए। वो अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया कि जी माइक बंद करके ये चीज़ मुझे मेरे साथ जो है वो प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर लिया है शहबाज साहब ने भी, सीनियर कानूनदान है। शहबाज खोसे साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए कि ये मामला जो इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी हुई अदालत में, लेकिन उसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो चल रही थी, लाइव स्ट्रीमिंग इससे पहले इस केस की और दीगर जो 184(3) के मुकदमात हैं उनकी भी हमने देखा कि लाइव स्ट्रीमिंग होती रही, तो इसको तो नहीं चलाया गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी कार्रवाई सेंसर कर दी। देखें जी, जब काजी फायज ईसा साहब ने हल्फ लिया तो लोगों ने बहुत इनकी तारीफ की और इस बात पर तारीफ की, और ये इन्होंने खुद भी ये तारीफ अपनी करवाई लोगों से कि इन्होंने अदालत को खोल दिया है और अदालती मामलात में जो दलाइल हैं वो उठा के अवाम के सामने रख दिए हैं ताकि अवाम भी देख सके कि अदालतों में फैसले किस तरीके से होते हैं और दलाइल पर होते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छी रिवायत थी, इसको लोगों ने उस वक्त क्रिटिसाइज भी किया, मगर एक इसकी ये अच्छी चीज, अच्छा एस्पेक्ट था वो ये था कि अवाम इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू हो गई। तो जब आपने एक रिवायत रख दी तो आप उसको अपनी मर्जी से इस तरह से वापस सेंसर नहीं कर सकते थे, स्पेशली ऐसे मुकदमे में जिस तरह मैंने अभी सुना, बिल्कुल ठीक कहा गया कि सारा पाकिस्तान की आवाम ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की आवाम इंटरेस्टेड थी। तो ये बहुत जरूरी था, ये चीफ जस्टिस को चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो इस पे गौर करें और वो इसको लाइव स्ट्रीम होने दें, और इसमें जो माइक है वो दूसरी साइड का बंद जो है वो इंतजामी तौर पर करते होते हैं, मगर सेंसर टूल ना यूज किया जाए। इसको एक बहुत सीरियस मामला है, इसमें ये एक जमात इसको NRO 2 भी कहती है कि जिस तरीके से NRO से सियासतदानों ने एक जमाने में अपने केसेस बंद कर दिए थे, उस तरह 27 अमेंडमेंट्स लाकर कानून में, लेकिन ऐसी असेंबली का फायदा तो अल्टीमेटली इन अमेंडमेंट्स का फायदा इमरान खान साहब को भी हुआ है। सर, तो उसका क्या फर्क पड़ता है? बात यह है कि आपने 27 पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स, एक ऐसी पार्लियामेंट लाई जिसमें ऑपोजिशन, एक झूठे नाम की ऑपोजिशन बैठी हुई थी। राजा रियाज साहब जो कि उसी हुकूमती पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद थे, वो उसके ऑपोजिशन लीडर थे। ना वहां कोई डिबेट हुई, मतलब इस तरीके की नाकिस कानून साजी हुई कि पहली दफा अमेंडमेंट की, 4 बंदों को निकाल लिया केसेस में से, उसके बाद ख्याल आया यार फलां रह गया, एक और अमेंडमेंट कर दी, फिर इस तरह करते करते आखिर आपने ये भी अमेंडमेंट में निकाल दिया क्योंकि आप एक इदारे के सरबराह को बेनिफिट देना चाहते थे, तो आपने फैमिली की जायदाद निकालने के लिए ये अमेंडमेंट भी कर दी कि जो जवाब फैमिली के नाम पर होगी वो फैमिली खुद जवाब देगी, वो बंदा जवाब नहीं देगा। तो आप मतलब इस तरह की भौंडी अमेंडमेंट्स लाए जिसको अदालत ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने राइटली रिजेक्ट कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ये सारी दुनिया देखना चाहती है कि क्या आपने इतने साल जो मुकदमे चलाए, आपने इतने साल कौम का वक्त बर्बाद किया, कौम को एक चीज में इन्वॉल्व किया कि आप वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 10, दुनिया की पता नहीं कहां से आपने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हायर की, इतना कौम का खर्चा किया, आपने केस बनाए और एंड में आपने रिवॉल्विंग डोर से उन लोगों को बरी करा दिया। तो ये पूरी पाकिस्तान की अवाम इसमें इंटरेस्टेड है, हम वुकला इंटरेस्टेड हैं कि इसमें आखिर दलाइल क्या हैं, आखिर ये कानून कैसे बन गए और ये कैसे कौम का इतना वक्त बर्बाद हुआ। अब तो कोई करप्शन के नाम पे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें लोग वकील को भी नहीं करते। आपको तवक्को ये है कि अगली पेशी में जो है वो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसको दिखाएगा? हम उम्मीद रखते हैं। देखें, काजी साहब जो हैं वो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं वो हर एक पे अप्लाई करते हैं, और खास तौर पे जब आपने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दे दिया है सबको, तो आप इस इतने इंपॉर्टेंट केस में जिसमें सारी दुनिया इंटरेस्टेड है उसमें आप एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं रोकेंगे। और अगर किसी इंतजामी तौर पर किसी और को इनकी तस्वीरों से डर लगता है तो ये भी इतना डरना नहीं चाहिए
किसी की शक्ल या तस्वीर या एक जमाने में नाम भी नहीं आने देते थे, तो उससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कोई फर्क नहीं। शहबाज खोसा साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो इस वक्त तसादुफियत नजर आ रही है, जो टकराव है हुकूमत के और अदलिया के दरमियान, वो अब इनएविटेबल नज़र आ रहा है। कोई वजह समझ नहीं आती कि ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा और उसके बाद उसके आफ्टरमैथ में जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त के मदरजात मीडिया में सामने आए और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है। इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त एक तनाव की कैफियत है और तसादुम होता हुआ नज़र आ रहा है हुकूमत और अदलिया के दरमियान। हाफिज़ एहसान खोखर साहब, 6 जजेस ने ख़त लिखा। पहले उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमारी रहनुमाई करे, कोई जुडिशल कन्वेंशन बुला लिया जाए, हमें शदीद दबाव का सामना है, हमें जो है वो इंटिमिडेशन का सामना है, हमें कोरिशन का सामना है और रियासत की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा है सियासी नौयत के मुकदमात में अपनी मर्ज़ी के मनपसंद फ़ैसले लेने के लिए। अभी ये मामला चल रहा था, फिर जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से ख़त के मदरजात लीक हुए कि जो ऑडियो लीक्स केस है उसमें उन्हें यह कहा गया है कि वो बैक ऑफ कर जाएं। अब उसके ऊपर जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने तो ये एक्सप्लेनेशन दे दी। वो ये कहते हैं कि ये नहीं कहा गया था कि वो केस से पीछे हट जाएं, बल्कि इसको इन कैमरा करने की बात हो रही थी। यही इसी किस्म की गुफ्तगू 2 वफाकी वज़रा की तरफ से की गई, लेकिन फिर तो पगड़ियाँ उछालने की बात, पगड़ियों को फुटबॉल बनाने की बात कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर नोटिस ले लिया। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इसका अगर ब्रॉड एस्पेक्ट देखा जाए तो पिछले 10-12 साल के अंदर जिस तरह हमने आके मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या उसके बाद आपका ये जो टॉक शोज़ हैं इसके अंदर इस तरह की ज़ुबान हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दी है और वो जो लेवल है दिन ब दिन वो रेज़ होता गया है और वो लेवल इस लेवल तक आ गया है कि ना उससे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट महफूज है, ना उससे पाकिस्तान की पार्लियामेंट महफूज है, ना आपकी फैमिली लाइफ उससे महफूज है, ना पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस जिसमें फ़ौज भी शामिल है वो उससे महफूज है, ना उसके बाद आपका मीडिया महफूज है। और सबसे बढ़ के ये है कि जो भी कोई आवाज़ उठाता है अगर वो हमारे मतलब की होती है तो हम चुप कर जाते हैं, नहीं तो पूरा एक ब्रिगेड जो है उस पर निकल जाता है। अब ये चीज़ें आप देख लें और ये स्टार्ट स्पेशली जो है ये पिछले 2-2.5 साल की जो लैंग्वेज आप उसके अंदर देख लें कि किस तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अटैक्स किए गए, किस तरह जो है वो पार्लियामेंट्स के ऊपर भी अटैक्स किए गए, किस तरह इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी अटैक्स किए गए। और जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का एक रिस्ट्रेंट वाला व्यू था, मेरा ख्याल ये है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है कि जिससे हमारे लोग जो थे वो जो एक एक्सीड उन्होंने किया है जो इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट कह रहे हैं कि जो उमरता बंदयाल साहब का अदालती तहम्मुल का या जुडिशल रिस्ट्रेंट की पॉलिसी थी कि वो दरगुजर कर रहे थे, पार्लियामेंट से जो बयानात आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी अदलिया के खिलाफ, अगर वो एक्शन ले लेते तो आज ये दोनों चीज़ें थी ना उस वक्त, दोनों चीज़ें थी। एक उसके अंदर ये था कि जो नैरेटिव एक चल रहा था कि जो सेलेक्टिव बेंचेस के ऊपर जाके आज देखें ना कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसके अंदर हम बड़ा इलेक्शंस का केस का इशू करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया था तो वो हुआ ही नहीं है। आज सामने ये आया है कि उसका तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है ही नहीं था, कि ये नहीं कि आज तक यही नहीं पता चल सका कि वो जजमेंट जो थी वो 3-4 की थी या 4-3 की थी या 5-4 की थी जिसके ऊपर हमने सारा कहा। तो सुप्रीम कोर्ट इस हद तक आपकी डिवाइड थी जिसका फिर एडवांटेज जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसमें डाला और वो जो नैरेटिव है वो आज तक चलता आ रहा है। चूँकि ये है कि जब आप इंटरनली इंस्टीट्यूशनल आपका वीक होता है बिकॉज ऑफ योर डिवीजन तो फिर आपके लिए एक्शन लेना जो है उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन थी, ये जो 4-3 की और 3-4 की बहस थी, वो जो मामला था, अब सबको मालूम नहीं है क्या ये बात के जो इलेक्शंस हैं पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, उनको डिले कौन करवाना? नहीं देखें ना कि वो इसलिए देखें आज वो हुआ ना कि आज चीफ जस्टिस ने कहा कि जी वो तो मामला आपने इतनी देर चलाया, तो जब चीफ जस्टिस ने वो मामला जो था वो 9 मेंबर्स पे पहुंचा, 9 से वो 7 पे आया, 7 से फिर वो 2 निकले, वो 5 पे आया और जब 5 के अंदर गए तो 3-2 की वो जजमेंट आई
और 2 पहले ही उसको डिसमिस कर चुके थे, 4-3 से वो फैसला आया। लेकिन वही चीज़ जो थी आपके इलेक्शन की, जब मौजूदा चीफ जस्टिस ने और उनके साथ आज दोनों मेंबर्स बैठे हुए थे, जब उन्होंने टेकअप किया तो 12-14 दिन के अंदर आपके सामने वो रिजल्ट्स आए। तो कुछ इंटरनल जो इश्यूज थे जिसके अंदर सिलेक्टिव बेंच भी था, उन्होंने पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी पर उन्होंने किसी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं की। नहीं देखे ना कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट था जिसको वो इन्फोर्स नहीं करवा सके, जिसको करवाना चाहिए था, चाहे जो भी प्रोसीडिंग्स करते, तो उसके बाद तो सामने ये आ गई ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया था, बुनियाद उसके अंदर ये थी जो आज भी इस केस के अंदर आया है कि जब मामला किसी हाई कोर्ट के अंदर ये पेंडिंग हो तो आप नहीं कर सकते। एक सेकंड, और दूसरा इस चीज के अंदर है ये जो क्रॉस द बोर्ड चीजें चल रही हैं ना जी, फिर इसको सब पे चलाए कि जो भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, पाकिस्तान की जुडिशरी के खिलाफ बोले, उस पर कॉग्निजेंस भी होना चाहिए और उस प्रोसीडिंग्स को आप मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। ये नहीं है कि किसी एक को छोड़ दें और किसी एक को पकड़ लें। अभी भी कल इस प्रोसीडिंग्स जस्टिस नहीं होना चाहिए। आई एग्री विद यू, सिलेक्टिव जस्टिस का कोई यहां पर प्रमोट नहीं कर रहा। यही मामला जो है वो जब हम कहते हैं कि जो सिलेक्टिव जो देखा गया एक निशान को, एक जमात के निशान को, या एक जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। नहीं, मुझे ये बताएं पाकिस्तान की किस पॉलिटिकल पार्टी के पास ये इख्तियार है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की डिमांड करे कि उसे रिजाइन करे, पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिमांड करे, जजेस के अंदर जजेस जजेस के अंदर डिवीजन नहीं जजेस के अंदर डिवीजन डाले, फिर सारी चीजों को आप देखें। इजाजत दें मुझे, मुतालबा सभी सबके खिलाफ करते रहे हैं। मतलब ये भी तो इजाजत नहीं थी ना जी कि आप जलसों में जस्टिस मज़ाहिर की, जस्टिस इजाज़त की तस्वीर लगाए, चीफ जस्टिस एक्शन करना चाहिए था ना, एक्शन करना चाहिए था। राजा साहब एक्शन करना चाहिए था। बशारत राजा साहब, मैं आपके पास आता हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब, ये बताइए कि पगड़ियाँ उछालने की और पगड़ियों को फुटबॉल बनाने तक की बात आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस ले लिया। आपके ख्याल में क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस एक्सट्रीम तक जा सकती है फैसला ऑर्डर के इस गुफ्तगू के हवाले से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो व्यूज़ हैं उसको अगर हम देखते हैं तो एक तो ये है कि जो कॉन्टेम्प्ट का मैटर होता है वो कंटेमनर और कोर्ट के दरमियान होता है, ठीक है, ये उनके आपस के दरमियान की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि यही सुप्रीम कोर्ट ने जब वो कहा जाता था कि जी हम आपके लिए ज़मीन तंग कर देंगे, आपके बच्चों की धमकियाँ दी जाती थी, वो भी गालिबन सेनेटर थे, क्या नाम था उनका, मुस्लिम नून के जौन से थे, निहाल हाशमी साहब, तो उनको अपनी सेनेट की सीट से फारिग होना पड़ा, डिस्क्वालीफाई हुए 5 साल के लिए। फिर मुस्लिम लीग नून के 2 और साहिबान थे, वो जो लोहे के चने और पता नहीं क्या कुछ बोल रहे थे, तो वो भी यही सुप्रीम कोर्ट थी। अब देखना है कि जी क्या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हो रही है, कंसिस्टेंसी रखती है या नहीं। अब मुझे नहीं पता, शायद ये बता दें ऑफिस साहब, वाडा साहब, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा किस पार्टी के हैं, आई डोंट नो। आज़ाद, वो खुद को आज़ाद कहते हैं, मैं आज़ाद हूँ। अच्छा, वो आज़ाद पार्टी के हैं। तो अब ये देखना है कि इस वक्त बात, उस वक्त तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के थे, जो वो अफराद थे। अब बात हो रही है जो अदालतें या सुप्रीम कोर्ट, खासकर ये जो मैटर चल रहा है, ये मैटर किसी इंडिविजुअल का नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का है। और जस्टिस बाबर साहब जो उनसे हैं वो इंडिपेंडेंट जज होते हुए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए इस वक्त खड़े हैं। और इस चीज़ को हमने, ये सिर्फ वावड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आप देखेंगे कि पिछले 1 या 2 रोज़ में एक सीरीज़ ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक्स चल रही हैं, ठीक है, प्रेसेस चल रहे हैं। तो ये क्या अंडरमाइन करना चाहते हैं? क्या ये कह रहे किसी हैं कि एक सेकंड सर, करने वाला शख्स है उसके और अदालत के दरमियान है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त ये देखना होगा कि उनके दरमियान है और कौन है कि जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सबोटाज करना चाहता है। और ये हमले क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे किए जा रहे हैं, ये किसी इंडिविजुअल पे? मुझे क्विकली ये बता दें, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, सो मोटो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है। कंटेम्प्ट जिस कोर्ट की या जिस जस्टिस की हुई है, आप ये इशारा दे रहे हैं कि उनके और कंटेम्प्ट करने वाले के दरमियान मामला है,
सुप्रीम कोर्ट गालिबन इस सारे मामले को टेकअप नहीं कर सकती, या ओवरऑल आपके ख्याल में ये अदलिया की कंटेम्प्ट हुई है और उसके खिलाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत नोटिस? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला 6 जजेस के खत का, तो उन्होंने कहा कि ये हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे किसी भी किस्म का हर्फ नहीं आने देंगे, हम इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। एंड दिस ऑल हैज स्टार्टेड आफ्टर दिस 6 मेंबर्स का जो लेटर आया है, उसके बाद ये अटैक किस पे हो रहा है? क्या कहा जा रहा है कि जी किस चीज़ से आप बैकफुट पे चले जाएं, क्या कहा जा रहा है कि जी किस चीज़ को रोकना है? ये तमाम जो बात कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? आपने क्रिमिनल केस होता है ना, कॉन्टेम्प्ट, आपने देखना है क्या तौहीन ही सिर्फ मसला है या कोई इसका मोटिव भी है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस इशू, और इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनता है, अब देखते हैं सुबह कौन सा बेंच है, दे मस्ट टेक, और वो इसको बड़ा सीरियसली लेंगी कि ये क्या है। शहबाज खोसा साहब, जिस वक्त ये 6 जजेस के खत का मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उस वक्त हमने देखा कि जब वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने, और अदालत में भी उनके जो रिमार्क्स हैं उसका बेसिकली लुब्बे लुबाब ये था कि उनके दौर में जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, अदलिया के ऊपर दबाव नहीं डाला गया, इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से। लेकिन बैक टू बैक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, कामरान टिसोरी, तलाल चौधरी, फैसल वाडा, अता तारड़, आजम नज़ीर तारड़, ओन चौधरी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल और अभी राजा उसामा सरवर जो हैं MNA है मुस्लिम लीग नून के, सुना है कि उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। तो ये तो अब काजी साहब के दौर में हो रहा है ना ये सब कुछ? बिल्कुल जी, बिल्कुल काजी साहब के दौर में हो रहा है, और बिल्कुल हम इसको वेलकम करते हैं कि काजी साहब ने फाइनली वो चश्मा उतार दिया जिससे उनको नजर नहीं आ रहा था, और वो चश्मा पहन लिया जिससे उनको इंटरफेरेंस बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर भी आ रही है और सारी कौम को सुनाई भी दे रही है। ये सारी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, इनको अगर नोट करेंगे तो इनमें लैंग्वेज एक ही है, इनके ताने बाने भी आपको बिल्कुल जिस तरह राजा साहब फरमा रहे हैं, ये एक और अटेम्प्ट नजर आ रही है। ये जुडिशरी को ना सिर्फ अंडरमाइन करने की अटेम्प्ट की जा रही है बल्कि धमकाने की अटेम्प्ट की जा रही है। वो काम जो कि 6 जजेस ने अपने मुतअद्दिद लेटर्स में जो 7 उन्होंने अटैच किए हैं, मुदाखलत का जो जिक्र वो करते आए हैं, ये उन्हीं लेटर्स की आगे कंटिन्यूएशन है। वही लेटर्स का जब पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो में मंगवाया, कमेंट्स मंगवाए, तो पूरे पाकिस्तान की अदलिया ने, हर सूबे की अदलिया ने अपने चीफ जस्टिस के साथ बैठकर मीटिंग की और जो कमेंट्स भिजवाए सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे कमेंट्स यही चीज को हाईलाइट करते रहे हैं कि अदलिया में अभी भी मुदाखलत हो रही है। ये देखें, इदारे जो हैं ये हमायंगी में चलते हैं मगर अपने दायरा इख्तियार में और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के तहत। ये 16वीं सदी में होता था कि बादशाहत का जमाना था, वहां पर एक ही बादशाह होता था, वो फैसला कर देता था और सबको उनको फॉलो करना पड़ता था। ये 16वीं सदी में थ्योरीज आ गई थी कि इस अनब्राइडल्ड पावर को चेक करने के लिए आपको ट्राइकोटमी ऑफ पावर में जाना है, आपको सेपरेशन ऑफ जुडिशरी करनी है एग्जीक्यूटिव से। अब आप देखेंगे कि मसला क्या होता है। मसला ये होता है कि जब भी अदालत आजादी से फैसले करने की कोशिश करती है, ये जजेस को टारगेट करने की कोशिश की जाती है किसी ना किसी एंगल से। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि इदारे पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे या इदारे गलत कर रहे हैं। इदारे पाकिस्तान के लिए बने हैं। पाकिस्तानियों का दिल अपने इदारों के साथ, चाहे वो जुडिशरी है चाहे वो फौज है, उनके साथ धड़कता है। हम सारे पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, मगर जब इदारों के अंदर कुछ ऐसे अशखास अपने आप को अलाइन कर लेते हैं मखसूस एजेंडों के साथ, तो फिर वो और फिर पूरे पाकिस्तान को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर तसादन होता है। और यही पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में कुछ लोग जो कि कुछ इदारों में हैं, वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को बेहतर तरीके से जानते हैं और वो पाकिस्तान को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। अदलिया जिसका काम ये है कि वो मेरिट्स पर और आइन और कानून के मुताबिक फैसले करे, आइन और कानून को छोड़कर उनकी ब्लैकमेलिंग के मुताबिक फैसले करे। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा किया चीफ जस्टिस साहब ने कि ये सुओ मोटो लिया, और ये अब वो इसको थ्रेड बेयर इसको देखें कि क्या ये इंडिविजुअल तौर पे कंटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं तो बल्कि कहूंगा कि ये इसमें फैसल वाडा साहब ने फौज की भी बात की कि अगर फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान नहीं होगा। किसने फौज के खिलाफ बात की है? फौज को भी चाहिए कि फैसल वाडा को बुलाए और पूछे कि ये फौज को बदनाम करने की क्यों कोशिश कर रहा है। ये तो सरासर ज्यादती है। फौज एक पाकिस्तान का नेशनल इंस्टीट्यूशन है। एक शख्स कैसे बैठकर, जो कि फौज का है भी नहीं और जैसे कि हमें पता भी नहीं है किस पार्टी से ये ताल्लुक रखता है, ये क्यों इस तरह की बातें कर रहा है कि जिससे फौज और अदलिया के दरमियान एक तसादम की कैफियत पैदा हो।
हर एक इदारे को चाहिए अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करे, और ये बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सुको मोटो लिया। इस तरह की धमकियां ना एयर करनी चाहिए, आप मीडिया चैनल्स को भी नहीं एयर करनी चाहिए। ये फजूल तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पिछले 4-5 दिनों से हो रही हैं और ये एयर की जा रही हैं और इनको पूरा टाइम दिया जा रहा है। इसका क्या मकसद था? ये सब चीजें चेक करने की जरूरत है, और अदालतों को और फौज को पाकिस्तान के लिए काम करना है, और इनको पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करने देना चाहिए। लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होना चाहिए पाकिस्तानी, और पाकिस्तान डिजर्व करता है कि ये तरक्याती मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो और इस दलदल से निकले, और ये इस जानिब एक पॉजिटिव स्टेप है। सही। मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेनेटर फैसल वावडा जो हैं, उनका इस वक्त एक इंटरव्यू जो है वो भी सामने आ गया है इस तमाम मामले के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि वो कायम है अपनी बातों पर, अब जो होगा बराबरी पर होगा। उन्होंने खुला ऐलान किया इस सारे मामले पर। कल अदालत इस पर किस किस्म की कार्रवाई, बेंच की तश्कील और इस मामले की, इस लड़ाई का अंजाम ये किस तरफ लेकर जाएगा, इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त जो है वो फैसल वावडा साहब ने एक इंटरव्यू दिया है मोहम्मद मालिक साहब को एक न्यूज़ पर, और वहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस लिया है उस पर उन्होंने कहा है कि वो अपनी बात पर कायम हैं, खड़े हैं, और जस्टिस अतर मिनल्ला साबित करें कि वो किसकी प्रॉक्सी हैं। क्या कहा है उन्होंने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए, जो अपना रिएक्शन दिया है सो मोटो नोटिस पर, ज़रा सुनिए। जी, फैसल वावडा साहब की बात सुनी। मैं अपने जो मेहमान में शुरका है मेरे साथ प्रोग्राम में, मैं उनसे उनकी राय लूँगा। शहबाज खोसा साहब, आपने सुना जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और अपनी गुफ्तगू के हवाले से फैसल वावडा कह रहे हैं कि उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने तो वही बात की है जो मुस्तफ़ा कमाल ने की है, वही बात की है जो तलाल चौधरी ने की है, जो कामरान टेसोरी और बाकी लोगों ने की है। ये फैसल वाडा साहब वही है ना जो जिन्होंने बूट उठाकर अपनी एक शो में टेबल के ऊपर रख दिया था, और उसके बाद इनको केसेस भुगतना पड़े थे, जिसके बाद इनको अपनी सेनेटरशिप से भी जाना पड़ा था, और फिर ये वहां से रिजाइन करके हर जगह माफिया मांगकर फिर दोबारा ये एक अपनी माफी के सिलसिले में कहीं से इलेक्ट होकर आ गए। बहरहाल इनका ये ख्याल गलत है। अगर इनको अभी भी ये समझ नहीं आई है कि कंटेम्प्ट एक बहुत सीरियस इशू है, और ये जिस तरीके से किसी वजह से या किसी के गलत उस पे आकर इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये छेड़ी जिसकी वजह से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमें और सुननी पड़ी, तो ये एक ऐसा बड़ा सीरियस मामला है। आप अदालत को रिडिक्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके मौजूद जजेस जो कि अपनी सारी जिंदगी मेहनत कर और सारी जिंदगी आइन और कानून के मुताबिक चलते हुए इस स्टेज तक पहुंचते हैं, आप उनको इस तरीके से रेडिक्यूल नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान के लिए फंक्शन कर रहे हैं, वो किसी और के लिए यहाँ पे अपनी जाति या एक सीट पे लोगों की चोरी शुदा सीटों पर सेनेटर बनने के लिए मेहनत नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान के लिए चल रहे हैं। अब ये जब अदालत जाएंगे तो इनका वही हाल होगा जो निहाल हाशमी साहब का हुआ था, जो तलाल चौधरी साहब का पिछली दफा हुआ था। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तलाल चौधरी साहब ने अभी पिछली दफा से सबक नहीं सीखा। ये बिल्कुल माफिया मांगेंगे और ये नाक से लकीरें निकाल के माफिया मांगेंगे अदालत। सही। राजा आमिर अब्बास साहब, माफी ना मांगी, अगर अपनी गुफ्तगू जो है उसे वापस ना लिया और लेने के बाद खुद को अदालत के रहमो करम पर ना छोड़ा, तो फिर या बसूरत दीगर दोनों सूरतों में क्या मैक्सिमम कार्रवाई आपको लगता है कि हो सकती है फैसल वावडा और दीगर जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की? देखिए, जो मेरा तजर्बा है कि जब ये बात होती है तो बिल्कुल ऐसी बड़के मारी जाती हैं कि जी हम कायम हैं, हम दायम हैं, हम अपनी बात पे। लेकिन आप देखेंगे कि अदालत में होगा अनकंडीशनल अपॉलॉजी, आई थ्रो माई सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। जब आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपना गिल्ट तस्लीम कर रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं मैंने कोई ऐसा किसी के ख़िलाफ़ नहीं की, लेकिन जब आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी करेंगे इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हैं। और अगर आप किसी से मुखातिब हैं तो आपको बताना होगा कि आप किससे मुखातिब हैं, आप किसको कह रहे हैं कि जी किसने आपकी पगड़ी उछाली और आप उसकी बजाय किसकी पगड़ियाँ उछालेंगे। तो ही हैज़ टू गिव दिस क्लैरिफिकेशन। इट इज़ नॉट सिंपल
कि जी जो भी आपने कह दिया कि जी मैंने किसी को नहीं कहा, आप ऑब्वियसली नेशनल मीडिया पे आके अगर किसी से मुखातिब होते हैं तो आप किसी से मुखातिब थे, आप बताएं कि आप किससे मुखातिब हैं और किसको या कौन सी बात को या कौन से अमल को वो समझते हैं कि उनकी पगड़ी उछाली गई। तो ये बहुत से सवालात होंगे कि जो इतने सिंपल नहीं है कि वो एक प्रोग्राम में बैठ के मालिक साहब की ये बातें कर लें। कल जब ये कोर्ट में लगेगा, आई डोंट नो, अभी तो नोटिस की बात होगी, उसके बाद जब वो स्टेज आएगी और इनको जब बुलाया जाएगा तो फिर आपको पता लगेगा कि ये जो इतनी मुश्किल से सेनेट की सीट हासिल की है, ये बड़ी, हमने वो देखा कि पहले भी सेनेटर्स थे उनको डिस्क्वालीफाई हुए और उसके बाद न सिर्फ डिस्क्वालीफाई हुए, फॉर अनदर 5 years उनकी मजीद डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी। तो इसके बड़े सीरियस रिपरकशंस है। जी, हाफिज एहसान खोकर साहब, फैसला ऑर्डर की गुफ्तगू आपने सुन ली, अब ये तो तसादुम और लड़ाई ये कहाँ तक जाएगी? देखिए, ये फैसला जो है ये अल्टीमेट करना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या नोटिस इशू करती है, किस तरह का शो कॉज करती है और किस तरह का वो रिप्लाई लेके आते हैं। लेकिन जो एक चीज़ ये है, मैं ये समझता हूँ कि हमें किसी एक तरफ जो है ना वो लग जाना चाहिए, और लगना ये चाहिए कि अगर वही काम चीफ जस्टिस जो है वो कोई और करे तो हम उसे क्रिटिसाइज़ शुरू कर देते हैं, और अगर वो कोई और काम करे तो हम ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। हमें अपने चीफ जस्टिस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, हमें अपने जजेस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ये जिस तरह कहा जाता है कि ये आते हैं, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, ये बड़े मेहनत करके आते हैं, तो फिर हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, फिर हमें उसकी डिवीजन के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए कि ये मेरा चीफ जस्टिस है, ये मेरा जज है, ये आपका जज है, और ये जो है ये फैसले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होते। आप निकालें ना 2022 से लेकर आज तक जो फैसले हुए हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने ईसा जिसका खिलाफ फैसला आया है उसने वो माना है? नहीं किया, नहीं, वो माना है, उसने वो माना है। उसके अंदर जो है कौन महफूज रहा है? उसके अंदर ना जज महफूज रहे, ना उसके अंदर जो है इदारे महफूज रहे, ना उसके अंदर जो है पार्लियामेंट महफूज रही। कभी आज तक किस तरह हुआ है कि पाकिस्तान के चौकों चौराहों के अंदर हम जुडिशरी को इस तरह डिस्कस करें? कभी इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के मुतालिक जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जाके करें? कभी इस तरह हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर हम जजेस के कॉन्डक्ट के ऊपर बात करें? तो हमें किसी न किसी जगह फुल स्टॉप ब्रेक लगानी चाहिए, और ये सारा झगड़ा जो है ये ताकत के लिए है, ये गवर्नमेंट के लिए है, और उसके अंदर जो है हमारे इदारे जो हैं वो अगर एक की तरफ फैसला करें तो हम ये कहते हैं कि नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, वो जज ठीक नहीं है। और अगर वो दूसरी तरफ, आज ही देख लेना, आज लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर आप देख लेना कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात की जा रही है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है वो पता नहीं क्या कर बैठी है कि उसने अगर किया नहीं है तो उसको हमने किस तरह ट्रेंड देना शुरू कर दिया है। और अगर उसी चीफ जस्टिस ने आज वक्त खत्म हो गया, सुओ मोटो नोटिस लिया है तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। तो हमें अपनी स्टेटमेंट के अंदर ईसा जो है वो बैलेंस और इस मुल्क के अंदर जो इदारों की जो है ना रिस्पेक्ट। हाफिज एहसान खोकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। राजा आमिर अब्बास खोसा साहब, बशारत राजा साहब। मसला ये है कि ये सब कुछ पाकिस्तान में उस वक्त हो रहा है जब आपको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। IMF के साथ आपने लॉन्ग टर्म प्रोग्राम नेगोशिएट करना है। पहले कश्मीर वाला मामला हुआ, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपने PTI के ख़िलाफ़ तमाम स्टेटमेंट्स वापस लेकर उनके साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और फिर अदलिया के और इदारों के दरमियान टकराव की सूरत हाल, नॉट गुड साइंस। देखते हैं ये मामला अब आगे मजीद कैसे अनफोल्ड होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।